आज दोस्तों केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो जैसे केपलर्स लॉ है, मतलब ये किसी का नाम है, सो साहब जॉन केपलर ने इसका इन्वेंशन किया और प्लैनेटरी मोशन के लॉस तैयार किए। सो आइए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जॉन केपलर साहब के बारे में। जॉन केपलर, ठीक है, ये इनका चित्र है, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इनकी जो एज है 1571 से लेके 1630 तक ये रहे, मतलब ऑलमोस्ट ये 60 इयर्स रहे, ठीक है ना। तो ये क्या थे, ये साहब एक मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे। सो इन्होंने काफी अध्ययन किया हुआ था प्लैनेटरी मोशन पे 16-17 सेंचुरी में। तो ये काफी थे, मतलब मेन साइंटिस्ट थे उस टाइम के मेन साइंटिस्टों में से आते थे। तो इनकी जो मेजर स्टडी थी वो किस पे थी, प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन पे। मतलब इन्होंने क्या किया, जो प्लैनेट्स आपस में घूम रहे थे, प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, प्लैनेट एक दूसरे की तरफ जो मोशन बना रहे थे, इन्होंने उसकी स्टडी करी, ठीक है। सो इन्होंने प्लैनेट जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि सन के आसपास सभी तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, सो इन्होंने उसको लेके क्या किया, हमें 3 लॉज दिए। तो इन्होंने प्लैनेट की जो मोशन था उसकी स्टडी करी, प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन को जन्म दिया और 3 लॉ निकाले। उन 3 लॉज को भी देखते हैं। सो इन्हीं 3 लॉ पे सारा का सारा प्लैनेटरी मोशन डिपेंड करता है। तो जितने भी सन के अराउंड जैसे प्लैनेट घूमते हैं, प्लैनेट के अराउंड जैसे सैटेलाइट्स घूमते हैं, सब के सब यही 3 लॉ को फॉलो करते हैं। सो लॉ मतलब इन्होंने ऐसी चीज इन्वेंट करी जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में चलती है। अच्छा, अब समझते हैं इसको। फर्स्ट लॉ से शुरुआत करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है प्लैनेटरी मोशन का कि जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, वो सन के जब इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनका जो ऑर्बिट होता है उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। मतलब पहले हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि सन के आसपास जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है ना। बट ये इन्होंने कहा, जी साहब ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये गलत है। इन्होंने कहा कि जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उनका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, ये शब्द आया है इलिप्टिकल शेप से, ठीक है। ये कैसी शेप होती है, एक ओवल शेप, अंडानुमा शेप होती है ऐसे। ये कैसी शेप होती है, एक अंडानुमा शेप होती है ऐसे, इस तरह से, ओवल है ना, सर्कल नहीं है, ये ओवल है, ठीक है। इस तरह शेप होती है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, शेप में ना 2 फोकस पॉइंट होते हैं, 2, इसको बोल सकते हैं जैसे सर्कल के केस में एक सेंटर होता है, तो इसमें 2 तरह से आप बोल सकते हो, 2 तरह से इसके फोकी होते हैं। इसका नाम होता है फोकी 1, इसका नाम होता है फोकी 2, मतलब 2 फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। और बोल दें तो एक तरह से 2 सेंटर होते हैं इसके, इस तरह से भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। सो 2 फोकस इसके यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, बड़े वाली फिगर में। तो ये साहब ने कहा, केपलर्स ने कहा कि वे फर्स्ट लॉ में अपने कि जो एक फोकस है, एक जो फोकी है यहाँ पे, इसको हम यहाँ बोल देते हैं कि ये क्या है, ये सन। इसको बोल देते हैं साहब कि ये सन है और यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जैसे हमने बना लिया इसके आसपास ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो जब प्लैनेट मोशन ले रहा है सन के आसपास, वो कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको फोकी 1 बोल दीजिए, इसको फोकी 2 बोल दीजिए। और फोकी 1 पर क्या होगा, फोकी 1 पर सूरज होगा। तो ये बात इन्होंने बोली, ये बात की स्टडी इन्होंने करी। इसी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह दी इन्होंने, प्लैनेट मूव्स इन elliptical orbits around the sun and sun is one of the 2 foci of the elliptical orbit। तो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें सन क्या होगा, एक फोकस
एक फोकी होगा और प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। ये बात यहां पर इन्होंने बोली। सो सन के पास जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उनकी जो शेप है बेसिकली वो सर्कुलर नहीं है, जो हमने बात यहां पर काटी, ठीक है ना। इससे पहले अंडरस्टैंडिंग थी सर्कुलर, पर केपलर साहब ने ये स्टडी किया और इसकी शेप जो है ऑर्बिट की बताई। सो सर्कुलर शेप नहीं है, ये इलिप्टिकल शेप है और प्लैनेट जो है इलिप्टिकल शेप में अपना मोशन करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अपना मोशन करते हैं। ये तो हो गया साहब फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कह रहा है कि जैसे हमने पीछे बनाया था ना, यही डायग्राम उठा लीजिए। सेकंड लॉ ये कहता है कि साहब जो ये प्लैनेट है, ठीक है, ये जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये जो मूव कर रहा है अर्थ, ये जो मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये कहते हैं कि साहब ये जो प्लैनेट है ना आपका, अगर वो, तो ये कह रहा है कि अगर ये प्लैनेट कुछ इस तरीके से पोजीशन बनाए, मान लेते हैं इसकी पोजीशन है इस प्लैनेट की, ये सेमी प्लैनेट है, इसकी पोजीशन है मान लेते हैं ये है ए, ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी। फिर ये प्लैनेट घूमता घूमता यहाँ से इसने ऑर्बिट से चला, यहाँ से घूमता घूमता सी पर आया और फिर ये घूमता घूमता यहाँ से डी पर आया, फिर ये घूमता घूमता वापस ए पर आ गया। तो सेकेंड लॉ केपलर्स का ये कहता है कि जी साहब अगर आप इस प्लैनेट को इसके इर्द गिर्द घुमाते हो, ठीक है ना, सो इससे क्या होता है, इससे ये है कि जब प्लैनेट सन के नजदीक आता है, ठीक है ना, सी और डी पॉइंट क्या है, सन के नजदीक है, तो वो क्या करता है, वो तेजी से घूमता है। और जब वो प्लैनेट सन से दूर जाता है सो वो क्या करता है, वो धीरे स्पीड से घूमता है। इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ये कहता है कि अगर ये जो प्लैनेट है ये सन के आसपास घूम रहा है, ठीक है ना, अभी जो मैंने बात बोली सन के आसपास घूमने वाली, अगर ये प्लैनेट इस तरह से कर रहा है, सो अगर मैं इस प्लैनेट का यहां से एरिया लूं, बी और ए पोजीशन से इसका एरिया मैं निकाल लेता हूं, ठीक है ना। सो मान लेते हैं ओ जो है वो सन का इंडिकेशन है, बी और ए यहाँ प्लैनेट के राइट तरफ का जो दो पॉइंट्स बनाए हैं, और ये कहता है कि यहां से अगर मैं सी और डी पॉइंट्स इसको ज्वाइन करूं, सो इस डेफिनेशन के हिसाब से बात बोली जा रही है कि जो एरिया है किसका, OCD जो एक एरिया है वो बराबर है एरिया ओ, ए और बी के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि OCD जो एरिया है वो OAB एरिया के बराबर मूव करता है, और हम कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल में ये मूव करता है। मतलब कि जो टाइम टेकन टू कवर CD, जो टाइम लग रहा है प्लैनेट के मोशन को कवर करने में CD डिस्टेंस, वही टाइम टेकन टू कवर AB को भी कवर करने में सेम ही टाइम लगता है। तो इसका मतलब देखिए AB का डिस्टेंस तो छोटा है, ठीक है ना, अगर हम देखें AB तो छोटा है CD से, पर टाइम इक्वल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया स्वैप हो रहा है, जो एरिया बना रहे हैं ये दोनों, वो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं। सो पाथ AB इज स्मॉलर देन पाथ BC। अगर ये स्मॉल पाथ है और ये बिग पाथ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है बिग पाथ को ट्रेवल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मूव फास्टर। और AB पाथ है, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूव स्लोवर। सो ये भी कंक्लूजन एक निकल के आता है कि जो प्लैनेट है जब वो सन के नजदीक आता है तो वो तेजी से मूव करने लगता है, और जब वो सन से दूर जाता है, लिख देते हैं नियर टू द सन, सन के नजदीक है तो तेजी से मूव करेगा, अवे फ्रॉम द सन, और अगर सन से अवे है तो स्लोवर मूव करेगा। ये भी कंक्लूजन निकल के आता है। सो इस तरह से केपलर्स ने सेकंड लॉ में ये बताया कि जी एरिया स्वैप जो आप करा रहे हैं साहब, ये जो एरिया है जो मैं अभी यहां से मार्किंग मैंने करी, ये इस वाले एरिया के परफेक्टली बराबर आ जाता है। ये इन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी हमें। तो कंक्लूजन इस एरिया के कंक्लूजन के हिसाब से अगर एरिया स्वैप इक्वल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, प्लैनेट जो है ना इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए फास्ट मूव करता है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहां से यहां तक स्लो मूव करता है,
ठीक है ना, तभी इसके एरिया बराबर हो पाएंगे। सो यही हम एक कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, अगर प्लैनेट की जो मूवमेंट है, एक तरफ तो फास्ट कह रहे हो आप और आप साफ कह रहे हो एक तरफ तो स्लो है, तो इसका मतलब जो प्लैनेट की मूवमेंट है ना, प्लैनेट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है वो। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो तेज मूव करता है और एक तरफ प्लैनेट धीरे मूव करता है। भाई जैसे सन के पास आता है, यहां सन आपने बनाया था, सन के पास यहां पे था, तेजी से मूव करने लगा सी और डी पॉइंट पे, और जैसे ही ए और बी पे आया तो स्लो मूव करने लगा। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि जी ये तो यूनिफॉर्म मोशन से प्लैनेट मूव करते हैं सन की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव नहीं करते। तो प्लैनेट का मोशन अगर वेरी करता है, फास्टर है और स्लोअर है, डिपेंड ऑन सी डी जो बड़ा है, ए बी जो छोटा है, क्योंकि उसको इक्वल एरिया मैप करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल नहीं करता। तो इसका कंक्लूजन भी हम यहां निकाल देते हैं, कंक्लूजन भी बना देते हैं, प्लैनेट्स आर नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है साहब यहां पे, ये नॉट शब्द ने बता दिया मुझे। एक बात तो आपकी यहां पर ये तय हो जाती है, ये कंक्लूजन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो हमने दो बातें सीखी। पहली बात तो जो हमने फर्स्ट लॉ से सीखी कि साहब इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की यहां बात हो रही है, जो ऑर्बिट होगा प्लैनेट का सन की तरफ मूव करते टाइम वो हमेशा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगा। और दूसरी बात हमने बोली कि यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो धीरे चलता है प्लैनेट जो है, और जैसे अवे होता है सन से, और जैसे सन के बाद तो बड़ी तेज चलने लगता है। सो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से हमें मिलती है। सो इस तरह से हम अब केपलर साहब के थर्ड लॉ पर आ जाते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए। ये कहता है क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। ये कहता है साहब जब प्लैनेट एक सन की तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ डिस्टेंस उसका है सन से। भाई देखो यहां पर अब डिस्टेंस है, फिर यहां डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, यहां सन की तरफ आएगा तो देखिए कितना कम डिस्टेंस रह गया। तो ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट का, जब ये मूव करना शुरू करेगा ऐसे करके, यहां से इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करना शुरू करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने ब्लू लाइनें अंदर बनाई हैं, इसका मीन, मतलब इसका अगर हम मीन लें तो मान लेते हैं ये, इसका अगर हम मीन लें आर निकल के आ रहा है, तो कहता है इसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ए टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन। जितना इसको टाइम टी लगा है, टी इसको क्या है, टोटल टाइम लगता है, और इसका स्क्वायर के बराबर है। सो आर यहां पर लिख दीजिए। आर की डेफिनेशन क्या है? ये है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो सन से मीन डिस्टेंस क्या है, वो आर से डिफाइन हुआ है, और टी क्या है, टाइम टेकन, और बोल दीजिए टोटल लिख दीजिए, टोटल टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन। तो सन के अराउंड मूव करने में टोटल टाइम कितना रहेगा, टी, और जो मीन डिस्टेंस है वो हो गया आर। जब इसको खोलेंगे, आर क्यूब इजिकल टू कॉन्स्टेंट इंटू T2। और अगर हम देखें तो R का क्यूब डिवाइडेड बाई T2 इजिकल टू कॉन्स्टेंट होने वाला है। सो मतलब जो मीन है उसका क्यूब डिवाइड बाई जो टोटल टाइम, जो मीन डिस्टेंस है डिवाइड बाई जो टोटल टाइम है, जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब डिवाइड बाई टोटल टाइम का स्क्वायर, एक कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो इन्होंने कहा थर्ड लॉ में कि ये जो फॉर्मूला है इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। सो टाइम टेकन टू रोटेट अराउंड टू मूव अराउंड द सन और रोटेट अराउंड द सन, और आर क्या है, मीन डिस्टेंस, ठीक है ना, जितने भी प्लैनेट मूव कर रहा है उसका मीन। तो जितने ऐसे ऐसे मूव किया तो मान लेते हैं 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11, 12, 13, 14, फिर से वापस ऐसे हो जाएगा 13, 12, 11, है ना, 10, 9 ऐसे हो जाएगा, चलता चलाएगा। तो इसका मीन लिया है इसने, समझे ना। तो आर की वैल्यू क्या है, डेफिनेशन समझ में आ गई आर की। तो इस तरह से हम ये थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन भी समझ सकते हैं। तो थर्ड लॉ में इन्होंने कांस्टेंट वैल्यू की बात करी है, जो क्यूब बनाया है मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट अराउंड द सन,
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन का स्क्वायर से एक कांस्टेंट बनाता है। इस तरह से हम एक तीनों लॉ को समझ सकते हैं। इन्होंने जो यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट हैं उनके ऊपर स्टडी करी, अपनी जो थिंकिंग थी, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इनके ऊपर डाली और 3 लॉ हमारे सामने पेश करे। इनके बाद न्यूटन साहब आए, उन्होंने फिर अपना काम चालू किया, मोशन की स्टडी चालू करी जो कि रेगुलर मोशन की स्टडी है, और इन्होंने भी और केपलर्स के भी कुछ अंडरस्टैंडिंग न्यूटन साहब ने लेके आगे चीजें डेवलप करी। सो प्लैनेटरी मोशन की जो बेसिक बुनियाद है, बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसके मोशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो लॉ बने हैं वो केपलर साहब ने दिए हैं। सो इसीलिए केपलर्स के तीनों लॉ बड़े ही फेमस हैं, काफी काम आते हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग हम इस टॉपिक में ले सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।